नमस्कार। आज है 8 मई और दिन बृहस्पतिवार। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। भारत का दावा कि उसने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशों को विफल किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। उधर पाकिस्तान ने 25 भारतीय ड्रोन गिराने का दावा किया। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने कहा, Pakistan armed forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव किस ओर जा रहा है, करेंगे विश्लेषण। साथ ही आपको सुनवाएंगे कि सीमा के दोनों ओर यानी कि भारत और पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। बीबीसी संवाददाताओं की आंखों देखी। इस वक्त मैं खुद मुजफ्फराबाद में हूँ, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का कैपिटल है। यहाँ जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर भारत के हमले का आज दूसरा दिन है। कल जब हम दिन भर के साथ हाजिर हुए थे तो हमने आपको इस खबर के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन जब हमने आपसे विदा ली उसके बाद से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। तो हाजिर हैं हम पूरे 24 घंटे का ब्यौरा लेकर, और आज भी हम पूरे पॉडकास्ट में भारत और पाकिस्तान की चर्चा करेंगे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग कर भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे विफल कर दिया गया। और भारत ने कहा है कि विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने निष्क्रिय कर दिया है। उधर पाकिस्तान ने भी भारत पर ऐसा ही आरोप लगाते हुए कहा कि उसने भारत के 25 ड्रोन्स मार गिराए हैं। बीबीसी ने इन दोनों देशों के किसी भी दावे की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की है। अब से कुछ देर पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें कि उसने बताया कि कल से लेकर इस समय तक क्या कुछ हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। इसी प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। जो भारतीय रिस्पांस है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है।
उधर पाकिस्तान ने क्या कुछ करने का दावा किया है, पॉडकास्ट में आगे जाकर इसकी चर्चा हम विस्तार से जरूर करेंगे, लेकिन आज की बात कर लेते हैं। आज सुबह भारत सरकार ने पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई और ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री ने सभी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और कहा कि ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है। कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। तो ये बात टेक्निकल ब्रीफिंग की हो रही थी। और उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बैठक में हिस्सा लिया। अरागची भारत ईरान मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय सहयोग समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं और जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अगारची से कहा, Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particular... एस जयशंकर कह रहे हैं कि आप ऐसे समय में भारत में हैं जब 22 अप्रैल को हुए एक बर्बर हमले का हम जवाब दे रहे हैं और इस हमले ने हमें 7 मई को सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर हमला करके जवाब देने के लिए मजबूर किया। हमारी प्रतिक्रिया लक्षित और नपी तुली थी। हमारा इरादा स्थिति को और खराब करने का नहीं है। हालांकि अगर हम पर सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत ही कड़ा जवाब दिया जाएगा। एक पड़ोसी और करीबी साझेदार के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आपको स्थिति से अच्छी तरह समझ हो। इस बयान के बाद आया भारत के रक्षा मंत्रालय का बयान। मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि कल यानी बुधवार रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उन कोशिशों को बेअसर कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें जो भारत का सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने बेअसर कर दिया। इस पॉडकास्ट में हम यहाँ पर लाइव शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा मामलों और विदेश मामलों पर करीबी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक को। मुकेश जी, आप अभी जो थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें मौजूद थे, तो उस प्रेस ब्रीफिंग में और ये जो रक्षा मंत्रालय का जो बयान आया, क्या ये एक ही चीज़ है? देखिए, इस प्रेस ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी ने जो कहा वो तो अलग था, फॉरेन इश्यूज पर था। उनका कहना था कि मैं ऑपरेशनल डिटेल्स पर बात नहीं करूंगा, न उनके क्वेश्चन लूंगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय का जो बयान इशू हुआ था उसको दोनों महिला अधिकारियों ने सेना की पढ़कर सुनाया और उसमें मैसेज वही था कि भारत के 16 स्थानों पर जो सैन्य ठिकाने थे उन पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, मिसाइलों से, ड्रोन से, जिसको हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस सिस्टम और डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन इस पूरे जो प्रेस रिलीज का एक संदेश है वो ये कि अब मामला एस्केलेट होते हुए आतंकी ठिकानों पर हमले से आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान पर के आतंकवादी ठिकानों पर जो भारत ने कार्रवाई की थी ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया था, वो पहलगाम के जवाब में था। लेकिन आज रात जो 7 और 8 की रात को भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए और उसके जवाब में भारत ने अपने आधिकारिक रूप से माना है कि हमने भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। यानी कि अब टकराव सैन्य ठिकानों के बीच हो चला है और आज फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इसको और एस्केलेट किया तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुकेश जी, ये अगर मतलब हम इस बयान को बारीक नज़र से देखें तो इसमें मतलब सबसे बड़ी बात आपको क्या लगती है कि क्या निकल के आई? बड़ी बात यही है कि अब
अब आतंकवाद तक सीमित नहीं है, अब दोनों देशों की सेनाओं के और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने तक बात आ गई है। और ये एक तरह से एस्केलेट होते होते किसी भी बड़ी युद्ध में बदल सकती है अगर किसी ने संयम नहीं बरता तो। जैसे कि अगर 16 स्थानों को पाकिस्तान की आर्मी ने निशाना बनाया था मिसाइलों से, ड्रोन से, खुदा न खास्ता अगर उसमें से कोई कामयाब हो जाती उस शील्ड को तोड़ने में और किसी आबादी पर गिरती या किसी बड़े शहर पर या हमारे किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर वो हमला हो जाता, तब उसका एक ऑल आउट जवाब हमको देना होता है और दिया भी गया है। लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, वो आज की ऑफिशियल रिलीज में माना है कि हमने उसको यूटिलाइज किया है। तो ये लगातार पिछले 24 घंटे में एस्केलेशन है, पाकिस्तान उकसा रहा है और भारतीय सेना उसका प्रोपोर्शनेट जवाब देने के लिए बात कर रही है। पहला उकसावा पहलगाम था, जैसा कि फॉरेन सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि हमने एस्केलेशन की शुरुआत पहलगाम से हुई है, हमने उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया और अब पाकिस्तान की आर्मी उसमें शामिल हो चुकी है। जी, तो मतलब ये आज की इस ब्रीफिंग का सार था और यही जो है भारत ने यानी कि जो सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की है। तो ये सार इसका यही है। बिल्कुल जी। और ये भी है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर और एस्केलेशन पाकिस्तान करेगा तो भारतीय सेनाएं उसका उतना ही जवाब देंगी, प्रोपोर्शनेटली देंगी और उसी इंटेंसिटी से देंगी। तो अभी एस्केलेशन थम नहीं रहा है, पाकिस्तान के पास फिर से गेंद पाले में है कि उसको रोकना चाहता है या नहीं, लेकिन दोनों देशों से कोई रिकंसिलिएटरी एफर्ट नहीं है। जी, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफिंग में, माफ कीजिएगा, उन्होंने ये माना कि एनएसए के स्तर पे कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल, अब इस समय बातचीत क्या कोई चैनल ही नहीं है इस समय, और दोनों देशों के बीच में कोई चैनल ही नहीं है। और इसको अगर सुलह के लिए ईरान के विदेश मंत्री भारत में थे और सऊदी अरब के विदेश मंत्री यहाँ पर हैं, तो उनको भारत ने अपना पक्ष रखा कि आप इस समय आए हुए हैं जबकि हम 22 अप्रैल के जो पहलगाम हमले का है उसका जवाब दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री को उस समय आना था जब इस पहलगाम हमले के बाद वो लड़ाई रुकवाने के लिए, भारत की कार्रवाई रुकवाने के लिए आने वाले थे, लेकिन हुआ ये संयोग से कि वो उस दिन पहुंचे जब भारत ने पहलगाम का रिस्पॉन्स दे दिया था। जी, तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि आगे और क्या होता है। मुकेश कौशिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि जो भारत के विदेश मंत्रालय ने जो ब्रीफिंग की उसमें क्या कुछ निकला और कौन सी बातें भारत के विदेश सचिव ने कही। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कौशिक आपका। अब बात पाकिस्तान की करते हैं कि वहाँ क्या कुछ हुआ। जी, तो कल जब हमने अपने लिसनर्स से विदा ली थी तो उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीविज़न संबोधन में जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई थी। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी दावा किया कि उसने भारत के कई ड्रोन्स को ध्वस्त किया, लगभग 25 ड्रोन्स को ध्वस्त किया। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि ये ड्रोन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में गिराए गए। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत 7 मई की रात से ही ड्रोन की मदद से घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। Last night, that is the night of 7th and 8th May, India has undertaken yet another. जनरल चौधरी कह रहे हैं कि सेना की कार्रवाई जारी है और वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, मियांवाली और कराची में तबाह किए गए।
लेकिन पाकिस्तान के प्रवक्ता के इस बयान पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बीबीसी भी पाकिस्तान के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। इन सारे बयानों और घटनाओं के बीच बीबीसी के संवाददाता सरहद के इस पार यानी कि भारत में और सरहद के दूसरी ओर यानी कि पाकिस्तान में मौजूदा हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। बीबीसी उर्दू संवाददाता फरहद जावेद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। उनसे सुनिए कि वहां क्या चल रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान में लेटेस्ट सिचुएशन है, अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कल रात इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की जो हदूद हैं इसमें दाखिल होने की कोशिश करने वाले ड्रोन्स हैं जिनको गिराया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये भी कहा उनमें एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी निशाना बनाया गया है जिसमें 4 फौजी जो हैं पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एयर डिफेंस की इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कुछ नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा एक शख्स जो है पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट अटक है उसमें एक तबाह होने वाले ड्रोन का मलबा जब उसकी शॉप पे गिरा तो उसमें एक शख्स की हलाकत भी हुई है। तो ये सिचुएशन है, ऑन हाई अलर्ट है। पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं जिनमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और जो सियालकोट में एयरपोर्ट है इनको टेम्पोररीली इनके जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त मैं खुद मुजफ्फराबाद में हूँ जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का कैपिटल है। यहाँ जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ हम कल की निस्बत कुछ बेहतर हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी बहुत केयरफुल हैं। यहाँ भी लोग जो हैं कैपिटल में भी, जहाँ आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग यहाँ से भी नकल मकानी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कुछ लोगों से बात हुई जिनका ये कहना था कि वो अपनी फैमिलीज़ को कुछ दिनों के लिए कहीं और मूव करना चाहते हैं ताकि, क्योंकि वो यहाँ बहुत कंसर्न है कि कोई भी स्ट्राइक दोबारा हो सकती है। कल भी यहाँ पर मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया था। रात में ऑर्डर्स थे कि रात 10 बजे के बाद किसी भी किस्म की लाइट्स जो हैं वो इस शहर में ऑन नहीं की जाएंगी और एक मुकम्मल ब्लैकआउट था और लोगों में खासी परेशानी यहाँ मुजफ्फराबाद में भी पाई जाती है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में भी और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लोग कंसर्न हैं और ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तो बीबीसी उर्दू संवाददाता फरहद जावेद को आप सुन रहे थे। मुजफ्फराबाद के बाद अब रुक करते हैं उरी का। वहां से आमिर पीर ज़दा क्या देख रहे हैं। We have finally managed to reach the small village of Salamabad. हम आखिरकार सलामाबाद के एक छोटे से गांव में पहुंच गए हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है, कहीं भी लोग नजर नहीं आ रहे। इन दोनों घरों में अभी भी आग लगी हुई है। हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या हुआ। हमने कुछ स्थानीय लोगों से कॉल करके पूछा जो फिलहाल अलग अलग शेल्टर्स में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि सुबह भारत के पाकिस्तान में हमले किए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलाबारी शुरू की। कुछ बम के गोले इन घरों पर गिर गए। हमें बताया गया कि कुछ नागरिक जो यहाँ घायल हुए हैं उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यहाँ कोई नहीं है जो हमें बता पाए कि बीती रात से अब तक यहाँ क्या कुछ हुआ जब यहाँ सीमा पार से भीषण गोलाबारी की जा रही थी। जो हम आपको बता सकते हैं वो ये कि पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ लोगों की कुछ निशानियां नजर आ रही हैं। घरों के पास जूते पड़े हैं और कपड़े टंगे हैं। हमने कुछ स्थानीय लोगों को कॉल करके पूछा कि वो भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। सभी ने कहा कि वो तब तक अपने घर नहीं लौट पाएंगे जब तक उन्हें पूरा यकीन नहीं हो जाता कि अब यहाँ अमन होगा। अमन जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कब हासिल होगा। उधर सीमा पार पाकिस्तान की ओर से हो रही शेलिंग का असर नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले आम लोगों पर पड़ रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से अलग अलग जगहों पर किए गए हमलों में 16 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। सीमा के पास रहने वाली एक नागरिक ने कहा कि आज सुबह 3 बजे के करीब उन्होंने गोलाबारी की आवाज़ें सुनी और वो बाहर आ गए। वो शांति चाहते हैं। जी हम यहाँ पे अंदर थे, हम बैठे थे अंदर थे। थोड़ा थोड़ा गोलाबारी ये होने लगा, कम थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगी। हम गए बाहर, निकले हम बाहर, सब वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, हम भी थे। इस मकान में बैठे थे, फिर गए इस दूसरे मकान में। वहाँ जब गोला पड़ा ऊपर से, जब वहाँ पहुँचे हम गोला पड़ा, फिर कुछ पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आए। कहाँ हमारा धुआं ही धुआं हो गया। यहाँ पे हमारे बच्चे थे, जख्मी हो गए हैं, लड़की एक जख्मी हो गई है। तो ये एक महिला की आवाज़ थी जो कि बता रही थी कि क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ हुआ है। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे एक गांव में पहुंच चुकी हैं।
जम्मू शहर की तरफ से अगर आप पाकिस्तान सीमा की तरफ बढ़ें तो महज 200 मीटर पहले ये गांव पड़ता है जहां पे ताले लगे हुए हैं। ये 0 पॉइंट कहलाता है क्योंकि ये आखिरी गांव है। इसके बाद सीधा सीमा है, हमें दिख रही थी, बाढ़ दिख रही है, बीएसएफ की पोस्ट दिख रही है, उसके ठीक पहले ये गांव है। यहाँ कोई शेलिंग नहीं हुई है रात में, लेकिन एहतियात में, कुछ डर में यहाँ से परिवार रात को चले गए। यहाँ पे भी अभी भी ताला लगा हुआ है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ लोगों के घर हमें बंद दिखाई दे रहे हैं। आज अखबार में भी है कि सैकड़ों लोगों को LOC यानी नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो बसे एरियाज़ हैं वहाँ से इवैक्यूएट करके ज़्यादा सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। कुछ लोग वापस आए हैं, हमें दिखे और उन्होंने हमें बताया कि वो देखना है कि उनका घर ठीक है और उनको कोई ज़रूरत का सामान चाहिए तो वो यहाँ से ले जाएँ। पूरे बॉर्डर पे जो अशांति बनी हुई है तो उसमें आप देख रहे हैं कि हमने भी अपनी तरफ से जो यहाँ के हमारे जो बच्चे थे, औरतें थी, उनको रात को जो शिफ्ट कर दिया था कि कोई पता नहीं कि अगर रात को पाकिस्तान की तरफ से अगर फायर आ जाता है तो फिर रात को भागना जो मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक तो जो यहाँ की सिचुएशन है वो तो ठीक है। तो आगे का देखते हैं कि आज क्या होता है। कि टेंशन तो महसूस है, बट टेंशन में तो है ही है क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा जो काम है यहाँ का खेती बाड़ी का काम है, पशुओं का काम है, तो उस वजह से भी हम काम काज करने में भी दिक्कत हो रही है। जो लोग हमें यहाँ मिले उन्होंने बताया कि जहाँ पर बाढ़ लगी है उसके इर्द गिर्द उनके खेत हैं और उनको वहाँ जाकर 2 दिन पहले ही कह दिया गया था कि कोई भी आपकी फसल है उसे काटना है, लेके आना है घर में, आप उसको अभी कर लें क्योंकि टेंशन बनी हुई है, चीज़ें और टेंस हो सकती हैं। सरकार ने ये हिदायत भी दी है सब मीडिया कर्मियों को कि वो अगर ऐसे किसी भी सेंसिटिव एरिया में शूट कर रहे हैं उसका नाम, उसकी लोकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी ना दें क्योंकि ये उनके ऑपरेशंस को हैम्पर कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ की ज़्यादा जानकारी आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये साफ़ है कि शेलिंग के वजह से एक तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग यहाँ रहने की जगह सुरक्षित एरियाज़ की तरफ रहना प्रेफर कर रहे हैं। शाद मिदत के साथ दिव्या आर्य, BBC जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं अमृतसर की, जहां से BBC के सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन ने अपनी आंखों देखी बयां की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे तनाव के दौरान अमृतसर वासियों ने 7 और 8 तारीख की रात को यानी कि 8 तारीख सुबह 1 बजे से 1:30 बजे के दरमियान धमाकों की आवाज़ें सुनी। उन धमाकों के बाद कोई थोड़ी देर बाद ही ब्लैकआउट कर दिया गया। हमने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि उन्होंने रात के समय में जब ये आवाज़ें सुनी तो उन्हें क्या लगा। 1:30-2 बजे का टाइम, रात के करीब 1:30 या 2 बज रहे होंगे जब मैंने धमाकों की आवाज सुनी। हम डरे हुए थे, पहले से ही ब्लैकआउट था, हर तरफ अंधेरा था, सारा कुछ अंधेरा छाया पिया सी। ये अपने बच्चे ले सुते हुए सी। हम अपने बच्चों के साथ सो रहे थे जब हमें अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। पहले हमें लगा कि ये आवाज शादी के फंक्शन से आई होगी, पर फिर 2 और तेज आवाजें आईं। अमृतसर के पास लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर जेठूवाल गांव है, पंदेर गांव है। वहाँ पे कुछ रॉकेट या रॉकेट नुमा जो एक ऑब्जेक्ट्स थे वो देखने को मिले। हम उन गांव में भी गए जहाँ पे गांव वालों ने बताया कि उन्होंने भी धमाकों की आवाज़ों के बाद ये ऑब्जेक्ट्स अपने खेतों में देखे हैं। हालांकि BBC इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये धमाके और वो जो मिसाइल के टुकड़े या रॉकेट नुमा ऑब्जेक्ट के टुकड़े मिले हैं उसका कोई रिलेशन है। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो पैनिक ना हो। जी, और BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बात की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर हैप्पी मोन जैकब से। और उन्होंने सवाल यही किए कि मतलब ये भारत और पाकिस्तान के बीच का ये जो तनाव है ये किस दिशा में जा रहा है और क्या इस भारत के हमले के बाद जो पैटर्न पुराना था, जिस तरह से भारत पहले बिहेव करता था, क्या वो बदल गया है। ये जो स्ट्राइक हुई है इंडिया की तरफ से, इसको आप स्ट्रेटेजिक टर्म्स में कैसे देखते हैं? क्या इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, इसका दायरा बढ़ाकर?
मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जिसके थ्रू इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो किए है, हमला जो किए है, वो एक नया डॉक्ट्रिन अडॉप्ट करने का प्रोसेस के अंदर में उसको देखता हूँ। क्योंकि अभी तक क्या था, 2001 जब दिसंबर में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद 26/11 नवंबर 2008 में मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। इंडियन गवर्नमेंट में कुछ उसके रिस्पॉन्स में कुछ किया नहीं था। ये डर यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मन में कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, यदि हम कन्वेंशनल तरीके से, मिलिट्री तरीके से कुछ उनके ऊपर हमला करें तो वो लोग हमें न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर यूज करेंगे। ये डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मन में था, इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के मन में था। लेकिन 2016 में इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक्स किया पाकिस्तान के ऊपर, और 2019 में पुलवामा टेरर अटैक के बाद जो बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने स्टैंड ऑफ स्ट्राइक किया, मतलब हमारी तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर बिना क्रॉस किए खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में जो इन्होंने स्ट्राइक किया था। और अभी जो फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले हमने जो अटैक किया, इन तीनों अटैक में से, हमले में से ये पता चल रहा है मुझे, और मेरा यही मानना है कि एक नया डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसके तहत ये मानना है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर सब कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि टेररिस्ट अटैक करे, तब इंडिया का ये राइट बनता है, इंडिया का ये रिस्पॉन्स होगा भविष्य में कि इंडिया उनके ऊपर कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि मिलिट्री फोर्स यूज करके वापस प्यूनिटिव रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे। ये पहले नहीं था, एक नया डॉक्ट्रिन है, और जितने बार इंडिया इस डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग ये डॉक्ट्रिन बनेगा। इंपॉर्टेंट आउटकम ये है कि पाकिस्तान को ये पता चलेगा कि जब भी उनकी तरफ से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के ऊपर हमला करेंगे, इंडिया जरूर उसका जवाब देंगे। तो हमेशा से दो जो वॉरिंग कंट्रीज होती थी वो इस बात को एज्यूम करके चलती थी कि कुछ कर दो, उसके बाद एक थर्ड पार्टी मीडिएशन तो हो जाएगा। लेकिन इंडिया की जो ये स्ट्रैटेजी इस बार देखने को आ रही है, क्या उसमें उन्होंने थर्ड पार्टी मीडिएशन को भी उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है? बिकॉज क्या इंडिया के फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को लगता है कि दे कैन हैंडल द सिचुएशन ऑन देयर ओन, द एंटायर सिचुएशन? थर्ड पार्टी मीडिएशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हमेशा पाकिस्तान का स्ट्रेटेजी रहा है, इंडिया का स्ट्रेटेजी कभी था ही नहीं है। इंडिया का स्ट्रेटेजी ये था कि हमारे ये बीच का प्रॉब्लम है, हमारा बायलैटरल प्रॉब्लम है, वो बायलैटरली सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान 1947 से हमेशा यही चाहते थे कि एक थर्ड पार्टी को बीच में लाओ, मीडिएट करा दो, और अपने और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको इक्वल तरीके से सॉल्व किया जाए। ये पाकिस्तानियों ने हमला मारा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर 1947 में, उसके बाद यूएन को लाया गया, 1965 में सोवियत यूनियन को लाया गया, ताशकंद एग्रीमेंट। लेकिन 1971 में इंडिया कहा कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू हैव ए थर्ड पार्टी इन आवर मिडस्ट, वो बातचीत जो होना है हमारे बीच में होना है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी टेंशन हुआ है, 1999 कारगिल वॉर या उसके बाद जो भी अटैक हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा ये कह के भाग के आ रहे थे कि भाई आप लोग न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, इसलिए ये सब बंद करो, रेस्ट्रेंट ला दो अपने बीच में, और बिल्कुल इसको बंद करो। इंडिया का स्ट्रेटेजी इस बार ये रहा कि हम इंटरनेशनल ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हैं, सिविलियंस हमारे मरे हैं उनके नहीं, तो हमारा ये हक बनता है कि इसका जवाब देते हैं। जैसे कि अमेरिका जवाब देता है जब भी उनका सिविलियंस मर जाते हैं, और इसराइल जवाब देते हैं, या रशिया, कोई भी बड़ा देश हो वो अपने तरीके से जवाब देते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का अप्रूवल के लिए वेट नहीं करते हैं। इंडिया भी वही कर रही है। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर जेकब, बहुत ब्रीफली, कि पहली बार ऐसा हुआ है एक्चुअल वॉर के अलावा जब इंडिया ने, जिसको हम PAK कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, उसके बियॉन्ड जाकर पाकिस्तान में जो उनकी प्रोविंसेस हैं उसमें कुछ जगह टारगेट्स किए हैं, कुछ जगह हिट्स किए हैं, वो भी क्या एक मैसेजिंग है लाउड एंड क्लियर कि वी विल स्ट्राइक इट विल वेर एवर वी वॉन्ट टू? आई थिंक मेरा ख्याल से मैसेजिंग ये है कि इफ यू लुक एट पिछले 3 टाइम्स जो इंडिया ने स्ट्राइक किया है, सबसे पहले का जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो विद इन POK, विद इन दी लाइन ऑफ क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक किया था, वो एक टेस्ट केस था। और 2019 में क्या किया, हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में अटैक किया। अभी जो कल का जो अटैक हुआ है वो हुआ है पाकिस्तानी पंजाब के अंदर, मतलब हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ पंजाबी कंट्री आफ्टर ऑल, सो हार्टलैंड ऑफ पंजाब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। मतलब इंडिया इज testing the Pakistani limits. India is stretching the sort of the boundaries of the Indian attack to see what Pakistani response is going to be. And the Pakistani response is
नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफरेंट फ्रॉम इसका जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है 2019 में। इसका मतलब ये निकलता है कि काफी ऑप्शंस है इंडिया के पास। यदि भविष्य में एक हमला इंडिया के ऊपर हुआ है, आतंकवादियों ने हमला किया है, तो इंडिया के पास काफी ऑप्शंस है उसका बदला लेने के लिए, मेरा यही मानना है। तो बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव बात कर रहे थे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर हैप्पी मून जैकब से। और यहाँ पर अब वक्त है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारी bbchindi.com का लाइव पेज आपके साथ है, जहाँ पर पल पल बदलती दुनिया की खबरें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही कौन क्या कह रहा है, किसने क्या बात कही, इसको पढ़ने के लिए भी आप आ सकते हैं। आज के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। लाइव स्टूडियो और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। अब आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि शुक्रवार को। मुझे और सुमरिनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर आइएगा। नमस्कार।